जब रेस्क्यू टीम एरिजोना के जंगलों की आग बुझने के बाद उस पहाड़ पर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई चीख नहीं थी, कोई मदद की पुकार नहीं थी, कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। जमीन पर सिर्फ 19 फायर प्रूफ शेल्टर पड़े थे और उनके अंदर थे अमेरिका के सबसे बहादुर फायर फाइटर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतने अनुभवी और प्रशिक्षित फायर फाइटर्स एक साथ जंगल की आग में कैसे मारे गए और क्यों उनकी पूरी टीम में सिर्फ एक ब्रैंडन नाम का इंसान जिंदा बचा। फ्लिक मूवीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत ब्रैंडन से होती है, जिसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह हर समय नशे में डूबा रहता था, चोरी करता था और जिंदगी में उसका कोई मकसद नहीं था। एक दिन उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। यह सुनकर उसी रात वह लड़खड़ाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। उसे इस बात की राहत मिलती है कि बच्चा उसी का है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अब उससे पूरी तरह तंग आ चुकी थी। वह साफ कह देती है कि वह अब उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी नजरों में ब्रैंडन सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट था जो खुद की जिंदगी तक संभाल नहीं सकता। ब्रैंडन उससे कहता है कि वह बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन लड़की गुस्से में कह देती है कि अब दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना। गर्लफ्रेंड के छोड़ देने के बाद ब्रैंडन फिर से बार में जाकर शराब पीने लगता है। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वहां भी आखिर में सिक्योरिटी वाले उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। शराब और नशे की वजह से उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे खुद होश नहीं रहता था कि वह क्या कर रहा है। उसका दोस्त उसे सड़क से उठाता है, लेकिन गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार देता है। घर लौटते वक्त ब्रैंडन की नजर एक खुली हुई कार पर पड़ती है। पुरानी आदत के मुताबिक वह पहले चारों तरफ देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि रास्ता साफ है, तब वह चोरी करने के लिए कार के पास जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह पुलिस का बिछाया हुआ जाल था। 2 पुलिस वाले पहले से वहीं छिपे हुए थे और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, तब वह अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि उसे बेल पर बाहर निकलवा दे। उसकी माँ पहले हमेशा उसे उसकी हालत पर छोड़ देती थी, क्योंकि वह अपने बेटे से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। लेकिन इस बार वह उसकी जमानत भर देती है। घर वापस आने के बाद भी ब्रैंडन में कोई बदलाव नजर नहीं आता। वह सीधे जाकर सोफे पर लेट जाता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा थी। वह एक लिफाफा उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है कि रात होने से पहले यह घर छोड़ देना। अब कोई भी उसे अपने आसपास नहीं देखना चाहता था। उस लिफाफे में सिर्फ कुछ डॉलर पड़े थे, जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी बची हुई कीमत। कुछ महीनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक बेटी को जन्म देती है। ब्रैंडन अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वह सिर्फ शीशे के पीछे से अपनी बेटी को देख पाता है। फिर भी उसी पल उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जी सकता। उसकी बेटी की छोटी सी झलक उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास जगा देती है। उसी समय वह अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। इसके बाद वह अकेले फायर स्टेशन पहुंचता है। वह वहां नौकरी मांगने आता है। उसकी हालत देखकर एक फायर फाइटर उसे पहचान लेता है। वह पहले अस्पताल में ब्रैंडन को देख चुका था और जानता था कि वह ड्रग्स लेने वाला लड़का है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ब्रैंडन नौकरी मांगने आया है, वह तुरंत कह देता है कि यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही। ब्रैंडन ज्यादा बहस नहीं करता और चुपचाप वापस जाने लगता है। लेकिन तभी टीम का कप्तान बाहर आता है और उसे रोक लेता है। कप्तान कहता है कि अभी एक जगह खाली है और वह उसका इंटरव्यू ले सकता है। यही वह मौका था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इंटरव्यू के दौरान कप्तान पहली नजर में ही समझ जाता है कि ब्रैंडन ड्रग्स ले चुका है। ये सवाल सुनते ही ब्रैंडन घबरा जाता है। उसे डर था कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन कप्तान इस बात को ज्यादा नहीं खींचता। वह उसका रिकॉर्ड देखता है और सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसके ऊपर चोरी और ड्रग्स जैसे कई केस थे। फिर भी वह उसे बाहर नहीं निकालता। वह सिर्फ उससे पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्यों आना चाहता है। ब्रैंडन धीरे धीरे अपनी बात बताता है। वह कहता है कि उसने जिंदगी में बहुत गंदी गलतियां की हैं। उसने खुद को बर्बाद कर लिया था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद पहली बार उसे लगा कि उसे बदलना होगा। वह अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी एक सामान्य परिवार में बड़ी हो और उसे अपने पिता पर शर्म महसूस न हो। कप्तान उसकी बातें सुनकर कुछ देर तक चुप रहता है। उसे पता था कि ब्रैंडन का अतीत बहुत खराब रहा है, लेकिन उसके अंदर बदलाव की सच्ची चाह भी दिख रही थी। आखिर में कप्तान उसे एक मौका देने का फैसला करता है। हालांकि वह साफ कह देता है कि यहाँ टिकना आसान नहीं होगा। अगर उसे इस टीम का हिस्सा बनना है तो उसे अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से खुद को साबित करना होगा। इसके बाद उनकी कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। सभी फायर फाइटर्स पहाड़ी रास्ते पर तेजी से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। बाकी लोगों के लिए यह रोज की आम ट्रेनिंग थी, लेकिन ब्रैंडन के लिए हर कदम भारी पड़ रहा था। सालों तक ड्रग्स लेने की वजह से उसका शरीर अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका था। थोड़ी दूर भागते ही उसकी सांस फूलने लगती है, पैर जवाब देने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे उसका शरीर अब और आगे नहीं जा पाएगा।
डिप्टी कप्तान यह सब देखकर परेशान हो जाता है। वह कप्तान से पूछता है कि आखिर ऐसे इंसान को टीम में मौका क्यों दिया जा रहा है। अभी उनकी टीम को एक बड़े टेस्ट से गुजरना था ताकि उन्हें एलिट हॉटशॉट फायर फाइटर टीम का दर्जा मिल सके। ऐसे समय पर अगर ब्रैंडन जैसी कमजोर कड़ी टीम में रही तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन कप्तान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद बाकी सभी लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। फिर वे वापस नीचे लौटने लगते हैं, लेकिन ब्रैंडन तब तक मुश्किल से आधे रास्ते तक पहुंच पाया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह लड़खड़ाते हुए कदम रख रहा था। किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। यहाँ हर इंसान को खुद साबित करना पड़ता था। ब्रैंडन भी समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ जगह बनानी है तो उसे खुद ही लड़ना होगा। धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन ब्रैंडन अभी तक वापस नहीं आता। टीम के बाकी लोग सोचने लगते हैं कि शायद वह रास्ते में ही गिर गया होगा या हार मान चुका होगा। कप्तान भी अंदर ही अंदर उम्मीद छोड़ने लगता है, लेकिन तभी दूर पहाड़ी रास्ते पर एक लड़खड़ाती हुई परछाई दिखाई देती है। वह ब्रैंडन था। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह लड़खड़ाता हुआ वापस पहुंचता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि रास्ते में उसने कई बार हार मानने के बारे में सोचा होगा, लेकिन आखिर में वह खुद को घसीटते हुए वापस ले आया। जैसे ही वह टीम के सामने पहुंचता है, सबसे पहले अपना फोन निकालता है और सबूत दिखाता है कि वह सच में पहाड़ की चोटी तक पहुंचा था। उसकी हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसी पल टीम के लोगों की नजर में उसके लिए सम्मान पैदा होने लगता है। वह इस कठिन टेस्ट को पास कर लेता है और आखिरकार टीम का हिस्सा बन जाता है। यहाँ तक कि डिप्टी कप्तान भी उसे स्वीकार कर लेता है। काम खत्म होने के बाद ब्रैंडन बेहद थका हुआ सुपरमार्केट जाता है। उसकी माँ ने जो थोड़े पैसे दिए थे, वह उन पैसों से अपनी बेटी के लिए जरूरी सामान खरीदता है। फिर वह चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर वह सामान रख देता है। वह दरवाजा तक नहीं खटखटाता, बस सामान रखकर बिना कुछ बोले वापस चला जाता है। उसके पैरों में दर्द था, शरीर टूट चुका था, लेकिन अब उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। समय बीतता जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके बदलते हुए व्यवहार को नोटिस करने लगती है। दूसरी तरफ फायर स्टेशन में ट्रेनिंग लगातार चल रही थी। वहाँ हर नियम बेहद जरूरी था, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी टीम की जान ले सकती थी। कप्तान ट्रेनिंग के दौरान अचानक सवाल पूछता था कि अगर आग में फंस जाओ तो क्या करोगे, किस हालात में कैसे बचोगे और कौन सा नियम कब इस्तेमाल करना है। लेकिन ब्रैंडन अभी तक सारे नियम ठीक से याद नहीं कर पाया था। कप्तान जब उससे सवाल पूछता तो वह कई बार गलत जवाब दे देता। कप्तान उसे समझाने के लिए पूरी टीम को सजा देता था। वह चाहता था कि ब्रैंडन समझे कि यहाँ एक इंसान की गलती का असर पूरी टीम पर पड़ता है। बाकी टीम के लोग भी उससे नाराज होने लगते हैं। वे शिकायत करते हैं कि उसकी वजह से सबको सजा भुगतनी पड़ रही है। ब्रैंडन जानता था कि गलती उसकी ही है, इसलिए वह किसी से बहस नहीं करता। वह चुपचाप सब सुनता रहता है। लेकिन तभी माइक नाम का एक फायर फाइटर गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड और बेटी के बारे में गलत बात बोल देता है। वह कहता है कि शायद वह बच्ची उसकी अपनी बेटी भी नहीं है। ये बात सुनते ही ब्रैंडन के अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है और वह माइक को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी कप्तान जोर से उसे रोकता है। उसी पल ब्रैंडन को एहसास होता है कि अगर उसने अभी हाथ उठा दिया तो उसकी इतनी मेहनत से मिली नौकरी खत्म हो जाएगी। वह खुद को रोक लेता है, फिर चुपचाप एक तरफ जाकर अपनी बाकी सजा पूरी करने लगता है। उसकी यही सहनशीलता धीरे धीरे टीम के बाकी लोगों का सम्मान जीत लेती है। टीम के कुछ लोग माइक को भी समझाते हैं कि मजाक करना अलग बात है, लेकिन किसी के परिवार को बीच में लाना गलत है। माइक को भी एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी थी। इसके बाद कप्तान उन्हें एक बेहद जरूरी इमरजेंसी ड्रिल करवाता है। वह बताता है कि अगर कभी जंगल की आग उन्हें चारों तरफ से घेर ले और बचने का कोई रास्ता न बचे, तो उन्हें आसपास की सारी जलने वाली चीजें हटाकर जमीन साफ करनी होगी। फिर उन्हें अपने फायर शेल्टर के अंदर घुसकर खुद को ढक लेना होगा। लेकिन कप्तान साफ कहता है कि अगर आग पूरी तरह उन्हें घेर ले तो बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान इंसान को कुछ ही मिनटों में जला सकता है। कई बार यह फायर शेल्टर सिर्फ आखिरी उम्मीद बनकर रह जाता है। कुछ समय बाद उन्हें नया मिशन मिलता है। यार्नेल हिल इलाके में जंगल की आग लगी थी और उन्हें वहां मदद के लिए भेजा जाता है। यह मिशन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर वे अच्छा काम करते तो उन्हें आधिकारिक तौर पर एलिट हॉटशॉट टीम का दर्जा मिल सकता था। हर बार आग बुझाने जाना मौत के मुंह में कदम रखने जैसा था। कोई नहीं जानता था कि अगली बार वापस लौट पाएंगे या नहीं। यही चीज इन फायर फाइटर्स को खास बनाती थी। वे हेलीकॉप्टर में बैठकर जलते हुए जंगल के ऊपर से गुजरते हैं। नीचे हर तरफ धुआं और फैलती हुई आग दिखाई दे रही थी। पहली बार इतने बड़े मिशन पर आया ब्रैंडन अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था। हेलीकॉप्टर उन्हें आग के आगे वाले हिस्से में उतारता है। जमीन पर उतरते ही पूरी टीम तुरंत काम में लग जाती है। उनका प्लान था कि मिट्टी खोदकर एक बड़ी फायर लाइन बनाई जाए ताकि आग आगे न बढ़ सके। तभी कप्तान नोटिस करता है कि हवा की दिशा बदल रही है। वह फैसला करता है कि उन्हें फायर विद फायर तरीका इस्तेमाल करना होगा, यानी वे खुद एक कंट्रोल्ड आग लगाएंगे
ताकि दोनों आग आपस में टकराकर खत्म हो जाएं। लेकिन वहां मौजूद निरीक्षक अधिकारी इस फैसले का विरोध करता है। उसका कहना था कि यह तरीका बहुत खतरनाक है। अगर हवा बदल गई या अनुमान गलत निकला तो आग और ज्यादा भड़क सकती है। वह अधिकारी अपने 40 साल के अनुभव का हवाला देता है और कहता है कि यह तरीका खुद मौत को बुलाने जैसा है। वह कप्तान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कप्तान जानता था कि अगर अभी आग नहीं रोकी गई तो हालात और खराब हो जाएंगे। हालांकि वह यह भी समझ रहा था कि अगर उसने अधिकारी की बात नहीं मानी तो शायद उनकी टीम कभी एलिट दर्जा हासिल नहीं कर पाएगी। फिर भी वह फैसला लेता है कि अभी सबसे जरूरी चीज आग को रोकना है। आखिरकार टीम अपने प्लान के मुताबिक दूसरी तरफ आग लगाती है। धीरे धीरे दोनों आग एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और आखिर में टकराकर सब कुछ जला देती है। जब जलने के लिए कुछ नहीं बचता तो आग खुद कमजोर पड़ने लगती है। रात तक वे आग को फैलने से रोकने में सफल हो जाते हैं। पूरी टीम बैठकर आग शांत होने का इंतजार करती है। अगली सुबह पूरी टीम जंगल के रास्ते वापस लौट रही थी। मिशन लगभग सफल रहा था। बस एक दिक्कत यह थी कि कप्तान ने निरीक्षक अधिकारी की बात काट दी थी, जिसकी वजह से आगे परेशानी हो सकती थी। जंगल की आग की वजह से आसपास का पूरा इलाका जल चुका था। कई जानवर भी उसमें मारे गए थे। चलते चलते माइक की नजर जमीन पर पड़े एक सुंदर पत्थर पर पड़ती है। वह उसे उठाकर खुशी से ब्रैंडन को दिखाता है। उसी समय टीम का एक और सदस्य राख में से एक चमकीला पत्थर उठाता है और कहता है कि उसका बेटा ऐसे पत्थर इकट्ठा करना पसंद करता है, इसलिए वह यह उसे देकर जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक जला हुआ बड़ा पेड़ जोर से गिर पड़ता है। अगर टीम का एक सदस्य समय रहते उसे खींचकर पीछे न करता तो वह वहीं मारा जाता। खतरा टलने के बाद माइक ब्रैंडन के कंधे पर हाथ रखकर उसका शुक्रिया कहता है। दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती बनने लगी थी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उन्हें लेने पहुंचता है। सभी लोग लाइन से उसमें चढ़ने लगते हैं। लेकिन जब ब्रैंडन की बारी आती है तब माइक अचानक उसका रास्ता रोक देता है। वह कहता है कि ब्रैंडन ने अपना हेलमेट बैग खो दिया है और नियम के मुताबिक बिना पूरे सामान के कोई हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकता। ब्रैंडन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक जानबूझकर उसे परेशान करता रहता है। समय तेजी से निकल रहा था। तभी एक और साथी माइक को टेप का रोल पकड़ाता है। आखिर में वे ब्रैंडन का हेलमेट उसके सिर पर टेप से चिपका देते हैं और उसी हालत में उसे हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं। पूरी टीम उसकी हालत देखकर हंसी रोक नहीं पाती। तभी माइक हंसते हुए ब्रैंडन का असली हेलमेट बैग निकालता है। असल में उन्होंने मजाक में उसका सामान छुपा दिया था। ब्रैंडन समझ जाता है कि अब टीम ने उसे सच में अपना मान लिया है। उसकी मेहनत और बदलाव आखिरकार रंग लाने लगे थे। जब पूरी टीम कैंप वापस पहुंचकर आराम कर रही थी तब कप्तान अपने ऑफिस में अकेला बैठा बेचैन था। उसे डर था कि निरीक्षक अधिकारी से बहस करने की वजह से उनकी टीम का हॉटशॉट बनने का सपना टूट सकता है। इस मौके के लिए उसने अपनी टीम के साथ 4 साल तक मेहनत की थी। अगर सिर्फ उसके फैसले की वजह से सबकी मेहनत बेकार हो जाती तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद आखिरकार ऊपर से फैसला आता है। उनकी टीम को आधिकारिक तौर पर हॉटशॉट टीम का दर्जा मिल जाता है। निरीक्षक अधिकारी ने निजी गुस्से की वजह से उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया। ये खबर सुनते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए कप्तान फैसला करता है कि अब उनकी टीम को नया नाम दिया जाएगा। कोई कहता है कि नाम टिम्बर हॉटशॉट्स होना चाहिए, कोई दूसरा अलग नाम सुझाता है, लेकिन कप्तान दूर पहाड़ की तरफ देखता है और कहता है कि अब से उनका नाम ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स होगा। इसी नाम के साथ उनकी टीम की नई पहचान बनती है। दिन धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। ब्रैंडन अब भी हर कुछ समय बाद अपनी बेटी के लिए सामान लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाता था, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसे अनदेखा नहीं करती। एक दिन वह अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर आती है और पहली बार ब्रैंडन को अपनी बेटी से ठीक से मिलने देती है। अपनी बेटी को सामने देखकर ब्रैंडन के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वह बेटी को गोद में लेकर देखे। ब्रैंडन के अंदर अपनी बेटी को पकड़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह डर रहा था कि कहीं उसके मैले कपड़े या शरीर की धूल बेटी को गंदा न कर दे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बिना कुछ कहे बेटी को उसके हाथों में दे देती है। जैसे ही ब्रैंडन अपनी बेटी को गोद में लेता है उसकी आंखें भर आती हैं। उस छोटे से मासूम बच्चे को देखकर उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी अब सच में बदल रही है। उसे लगता है कि अब वह भी एक जिम्मेदार पिता बन सकता है। समय के साथ ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स आसपास के इलाके में काफी मशहूर हो जाते हैं। पूरी टीम अब परिवार जैसी बन चुकी थी। वे साथ काम करते, साथ हंसते और हर दिन मौत के खतरे के बीच भी जिंदगी के छोटे छोटे पल जीते थे। फिर गर्मियों का मौसम आता है और जंगल की आग का खतरा फिर बढ़ने लगता है। एक मिशन के दौरान वे फिर वही फायर विद फायर तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बार ब्रैंडन का इग्नाइटर खराब हो जाता है। मजबूरी में वह उसे फेंक देता है, लेकिन इसी वजह से आग अचानक और ज्यादा भड़क जाती है।
हालात बिगड़ते देख कप्तान तुरंत ब्रैंडन को लेकर पीछे हटने लगता है। घबराहट में ब्रैंडन दौड़ते समय एक पेड़ से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। शुक्र है कि कप्तान समय रहते उसे देख लेता है और खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। हर साल जंगल की आग लाखों पेड़ जला देती थी। एक दिन टीम पहाड़ी पर बैठकर जले हुए जंगल को देख रही थी। तभी उन्हें एक खास मिशन मिलता है। जंगल में 2000 साल पुराना एक विशाल पेड़ था और उन्हें हर हालत में उसे बचाना था। आग तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। पूरी टीम तुरंत काम में लग जाती है। वे पेड़ के आसपास की सारी सूखी घास और जलने वाली चीजें साफ कर देते हैं। फिर पेड़ के चारों तरफ कई मीटर तक मिट्टी खोदकर खाली जगह बना देते हैं ताकि आग वहां तक न पहुंच सके। सुरक्षा तैयार करने के बाद वे पेड़ के बाहर वाले हिस्से में खुद आग लगा देते हैं। उनका प्लान था कि दोनों आग आपस में टकराकर खत्म हो जाएं। थोड़ी देर बाद जंगल की असली आग भी वहां पहुंच जाती है। अब पूरी टीम सिर्फ खड़ी होकर इंतजार कर सकती थी, लेकिन तभी दोनों आग के टकराने से तेज गर्म हवा उठती है और चिंगारियां उड़कर पीछे के पेड़ों तक पहुंच जाती हैं। वहां भी आग लग जाती है। हालांकि यह सब अभी उनकी कंट्रोल में था। धीरे धीरे दोनों तरफ की सारी जलने वाली चीजें खत्म हो जाती हैं। ऑक्सीजन कम होने लगती है और आखिरकार आग शांत पड़ने लगती है। आखिर में वह हजारों साल पुराना पेड़ सुरक्षित बच जाता है। जमीन पर बनी फायर लाइन ऐसा लग रही थी जैसे जिंदगी और मौत के बीच खींची गई सीमा हो। मिशन पूरी तरह सफल हो जाता है। खुशी में पूरी टीम उस विशाल पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाती है। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही तस्वीर आगे चलकर उनकी आखिरी याद बन जाएगी। वापसी के रास्ते में ब्रैंडन और माइक साथ चल रहे थे। तभी अचानक ब्रैंडन को अपने पैर के पास कुछ महसूस होता है। अगले ही पल एक राइटलेस नेक उसे काट लेता है। दर्द तुरंत उसके पैर में फैलने लगता है, लेकिन किस्मत से यही हादसा आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला था। माइक तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागता है। जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। ब्रैंडन का दिमाग सुन्न होने लगा था। तभी डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें उसे दर्द कम करने की दवा देनी होगी, लेकिन यह सुनते ही ब्रैंडन मना कर देता है। उसे डर था कि उस दवा में मौजूद नशीले तत्व उसकी पुरानी लत वापस जगा सकते हैं। आखिर में वह बिना किसी दर्द कम करने वाली दवा के ऑपरेशन करवाने का फैसला करता है। वह दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाले रखता है। अगले दिन वह माइक के जोर जोर से खर्राटे लेने की आवाज से उठता है। गुस्से में वह पास रखा कप माइक पर फेंक देता है। जब माइक वहां से जाने लगता है तब वह अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट निकालकर ब्रैंडन को देता है और कहता है कि इसे यादगार के तौर पर संभाल कर रखना। यह देखकर ब्रैंडन भावुक हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ और गर्लफ्रेंड भी अस्पताल में उससे मिलने आती हैं। उसकी माँ को अब अपने बेटे पर गर्व होने लगा था। शहर में लोग उन्हें हीरो की तरह देखने लगे थे, लेकिन साथ ही उसकी माँ डरती भी थी। वह चाहती थी कि ब्रैंडन कोई कम खतरनाक नौकरी कर ले, कम से कम अपनी बेटी के लिए। ब्रैंडन इस बात के बारे में काफी देर तक सोचता है। आखिरकार वह कप्तान के पास जाकर कहता है कि वह टीम छोड़कर कंस्ट्रक्शन की नौकरी करना चाहता है। वह अपनी बेटी के लिए सुरक्षित जिंदगी चाहता था। यह सुनकर कप्तान गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि जो लड़का कभी प्लेट साफ करने की नौकरी भी नहीं पा सकता था, अब वही इस टीम को सिर्फ सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। ब्रैंडन समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसकी जिंदगी में बेटी न होती तो वह बिना डरे यह काम जिंदगी भर करता, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कोई है। अब उसे अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है। कप्तान उसे समझाता है कि उसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री हमेशा उसके पीछे रहेगी। अगर वह टीम छोड़ देगा तो बाहर की दुनिया फिर उसे उसी पुराने इंसान की तरह देखेगी। यह बात सुनकर ब्रैंडन चुप हो जाता है। अगले ही दिन फिर एक नई जंगल की आग की खबर आती है। मिशन पर निकलने से पहले कप्तान डिप्टी कप्तान से कहता है कि इस मिशन के बाद वह रिटायर होने वाला है और अगर सब ठीक रहा तो आगे टीम की जिम्मेदारी वही संभालेगा। इसके बाद पूरी टीम एक बार फिर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह दिखने में सामान्य सा मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन बनने वाला है। टीम का नेतृत्व एरिक कर रहा था। जंगल में लगी आग तेज हवा की वजह से झाड़ियों के बीच तेजी से फैल रही थी। हमेशा की तरह उनका प्लान था कि फायर विद फायर तरीका इस्तेमाल करके आग को रोका जाए। टीम ने बहुत मेहनत करके जमीन खोदकर एक बड़ी फायर लाइन बनाई। फिर उन्होंने कंट्रोल्ड आग लगाई ताकि दोनों आग आपस में टकराकर आगे बढ़ना बंद कर दें। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक पानी गिराने वाला एयरक्राफ्ट वहां से गुजरता है। एक ही पल में उनकी बनाई हुई आग और पूरी फायर लाइन पानी से बुझ जाती है। जिन झाड़ियों को उन्होंने जलाने की तैयारी की थी वे भी पूरी तरह गीली हो जाती हैं। पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मजबूरी में टीम को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है और वे फायर लाइन को पहाड़ी की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। इसी दौरान डिप्टी कप्तान ब्रैंडन को बुलाता है, क्योंकि कुछ समय पहले सांप के काटने की वजह से उसका पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसे मुख्य टीम से दूर एक दूसरी पहाड़ी पर भेजा जाता है ताकि वह वहां से हवा की दिशा और गति पर नजर रख सके। किसी को नहीं पता था कि यही फैसला आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला है। ब्रैंडन लिफ्ट लेकर
तय जगह तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह अपने उपकरणों से हवा की दिशा और स्पीड चेक करता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा और नमी दोनों कंट्रोल में थीं। वह लगातार रेडियो पर सारी जानकारी कप्तान तक पहुंचाता रहता है, लेकिन जंगल की आग धीरे धीरे आसपास के मौसम को भी बदलने लगती है। कुछ देर बाद ब्रैंडन नोटिस करता है कि हवा अचानक तेज होने लगी है। उसे तुरंत कुछ गलत महसूस होता है। वह फिर से अपने उपकरण चेक करता है और इस बार हवा की स्पीड तेजी से बढ़ रही थी। यह अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। ब्रैंडन तुरंत रेडियो पर कप्तान को इसकी जानकारी देता है। तेज हवा की वजह से आग अब राक्षस की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगती है। डिप्टी कप्तान समझ जाता है कि हालात खराब हो चुके हैं। वह ब्रैंडन को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भागते समय ब्रैंडन का पैर फिसल जाता है और वह पत्थरों पर गिर पड़ता है, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना उठता है और जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है। जब तक वह तय की गई सुरक्षित जगह तक पहुंचता है, तब तक हालात वहां भी खराब हो चुके थे। आग तेजी से हर तरफ फैल रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रास्ते से उसे बाहर निकलना था, वहां भी आग पहुंच चुकी थी। अब वह पूरी तरह आग के बीच फंस चुका था। दूसरी तरफ टीम के बाकी सदस्य भी मुश्किल में आ चुके थे। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे कि किसी को सोचने तक का समय नहीं मिल रहा था। तभी एक भारी मशीन चलाने वाला ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर आग के बीच घुसता है और ब्रैंडन को ढूंढ निकालता है। वह उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर तेजी से सुरक्षित इलाके की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद वे दोनों आखिरकार आग से बाहर निकल आते हैं। ब्रैंडन तुरंत रेडियो पर बताता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन उधर बाकी टीम की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। क्रिस समझ जाता है कि अगर वे अब भी नहीं भागे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान के पैरों की रफ्तार जंगल की आग से तेज नहीं हो सकती। तभी अचानक हवा की दिशा फिर बदल जाती है। जो रास्ता कुछ सेकंड पहले सुरक्षित था, अगले ही पल आग से भर जाता है। सबसे आगे चल रहा क्रिस यह देखकर वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वह तुरंत पीछे टीम के पास लौटता है। अब पहाड़ी के ऊपर भागकर निकलना नामुमकिन था। उनके पास सिर्फ एक आखिरी विकल्प बचा था, वहीं रुककर फायर शेल्टर लगाना। क्रिस तुरंत रेडियो पर एयरक्राफ्ट को अपनी लोकेशन बताता है। पूरी टीम की आखिरी उम्मीद अब वही पानी गिराने वाला एयरक्राफ्ट था। इस बीच हवा और तेज हो रही थी और आग हर सेकंड और भयानक बनती जा रही थी। टीम तेजी से आसपास की झाड़ियों में खुद आग लगाती है ताकि उनके चारों तरफ एक खाली जगह बन सके। यही उनकी आखिरी कोशिश थी। क्रिस लगातार रेडियो पर चिल्लाकर एयरक्राफ्ट से मदद मांगता रहता है, लेकिन चाहे वह जितना भी पुकारे, ऊपर से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरती। कुछ ही पलों बाद वह बेबस होकर देखता है कि एयरक्राफ्ट उनकी तरफ आए बिना ही वहां से निकल जाता है। उस पल क्रिस पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब शायद कोई नहीं बचेगा। वह पीछे मुड़कर अपनी टीम को देखता है। वहां कई जवान लड़के थे जिनकी पूरी जिंदगी अभी बाकी थी, लेकिन अब मौत उनके सामने खड़ी थी। आग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे सभी लोग वही इमरजेंसी ट्रेनिंग याद करते हैं जो उन्होंने अनगिनत बार प्रैक्टिस की थी। सभी तेजी से अपने बैग उतारते हैं और उनमें से फायर शेल्टर निकालते हैं। इतनी भयानक हालत में भी डिप्टी कप्तान बाकी लोगों को शांत रहने की कोशिश करता है। वह कहता है कि नए लड़के बीच में रहें और सभी लोग नीचे लेट जाएं। अगले ही पल आग तूफान की तरह उन पर टूट पड़ती है। सभी लोग जमीन पर लेटकर अपने ऊपर फायर शेल्टर ढक लेते हैं। अब उनके जिंदा बचने या मरने का फैसला किस्मत के हाथ में था। वे शेल्टर के अंदर घुटती सांसों के साथ पड़े रहते हैं और भगवान से दुआ करते हैं, लेकिन वह फायर शेल्टर अब आग से बचाने वाली ढाल कम और जलती हुई भट्टी ज्यादा लग रहा था। अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। एक फायर फाइटर डर के मारे अपना सिर बाहर निकालकर माइक को आवाज लगाता है। माइक उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आग का तापमान 1000 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच चुका था। उनके फायर शेल्टर भी उस गर्मी को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाए। दूसरी तरफ सुरक्षित इलाके में खड़ा ब्रैंडन रेडियो पर लगातार अपने साथियों को पुकार रहा था, लेकिन धीरे धीरे रेडियो से आने वाली आवाजें बंद होने लगती हैं। आखिर में पूरा सिग्नल खत्म हो जाता है। उन 19 लोगों में कोई ऐसा था जिसने जिंदगी भर अपनी पत्नी से कभी यह वादा नहीं किया था कि वह सुरक्षित लौट आएगा। किसी ने सोचा था कि इस मिशन के बाद वह सामान्य जिंदगी शुरू करेगा। कोई कई बच्चों का पिता था और हर मिशन से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आता था। एक जवान लड़का ऐसा भी था जिसने इस नौकरी में आने से पहले कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने अपनी माँ से कहा था कि यह काम बिल्कुल खतरनाक नहीं है। लेकिन आखिर में यह सब राख बन गया। जब आग शांत हुई तब दूर से सिर्फ जली हुई काली जमीन दिखाई दे रही थी। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे वहां पहुंची, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसने सबको अंदर से तोड़ दिया। वहां सिर्फ 19 जले हुए फायर शेल्टर पड़े थे। अंदर मौजूद लोगों में जिंदगी की कोई निशानी नहीं बची थी।
रेस्क्यू करने वाला अधिकारी कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रेडियो पर क्या बोले। वहां बिखरे जले हुए सामान, पिघले हुए उपकरण और राख में बदले इंसान उस हादसे की भयानक सच्चाई बता रहे थे। और अब सिर्फ एक सवाल बचा था। पूरी टीम में अकेला जिंदा बचा ब्रैंडन क्या कभी इस दर्दनाक याद से बाहर निकल पाएगा और दोबारा सामान्य जिंदगी जी पाएगा?